साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी को लेकर एब्सेंट कैंडिडेट में अब तक कौन कौन से मंडल की लिस्ट आ चुकी है, कौन कौन से मंडल की आनी है और प्रोविजनल सूची में कौन होंगे स्टूडेंट, वो कैसे पता होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर हो चाहे अपडेट, या आपके फोर्थ ग्रेड फाइनल रिजल्ट को लेकर अपडेट हो, या एक बार कंप्लीट डीवी होने के बाद उसके बाद जो भी दस्तावेज सत्यापन, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, मेडिकल जांच को लेकर हो, उनकी भी कुछ मंडल की लिस्ट आ चुकी है। तो शेष मंडल की भी जैसी लिस्ट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए सबसे पहले एब्सेंट कैंडिडेट की बात करते हैं। टोटल अब तक पहले चरण में जिन मंडल की लिस्ट आई है उनको अगर टोटल काउंट करके देखा जाए तो कितने कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे हैं, और उसके बाद प्रोविजनल सूची में कौन शामिल होते हैं और वो क्यों किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो अब तक जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी टोटल आपके 9 मंडल में आयोजित की गई है और उनको पहला अवसर भी मिल चुका है, यानी कि कुछ को मिल चुका है, कुछ को मिलना है। जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं उनको भी 2 अवसर मिलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बीकानेर की लिस्ट है, इसमें पहला अवसर इन्हें मिल चुका है 15 अप्रैल से 17 अप्रैल। अगर इस बीच भी अगर कोई कैंडिडेट अपना डीवी नहीं करवा पा रहा है तो फिर उनको दूसरा अवसर भी दिया गया है 22 और 23 अप्रैल का समय, इस बीच भी वो अपना डीबी करवा सकते हैं। बीकानेर वाले कहाँ पर करवाएंगे? स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग कर्णी सिंह स्टेडियम के सामने। और इसी तरह शेष मंडल की जो लिस्ट आ चुकी है वो सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी टोटल आपके 9 मंडल में आयोजित की गई है। इन 9 मंडल में से 6 मंडल में पहले अवसर की कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको एक अवसर दिया गया, फर्स्ट अवसर दिया गया, उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और उनका भी कुछ का डीवी हो भी चुका है। अगर फिर वापस एब्सेंट रहते तो उनको द्वितीय अवसर भी दिया जा रहा है। इसके बाद जो शेष 3 मंडल है, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, तो इनकी भी एक बार कंप्लीट डीवी हो जाएगी, उसके बाद इनकी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो वो भी जैसी लिस्ट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। फिलहाल जो लिस्ट आई है वो आपके जोधपुर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, कोटा और पाली की आ चुकी है। और इनमें अगर टोटल कैंडिडेट देखा जाए तो जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में टोटल आपके जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, एक बार डीवी हुई उसके बाद 2471 के करीब। अब इस एब्सेंट रहने से कौन से कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसके बाद नेक्स्ट आपका बीकानेर मंडल की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर मंडल में आपके टोटल 1665 के करीब कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे थे। इसके बाद अगर मैं चूरू मंडल की बात करूं तो चूरू मंडल में आपके टोटल 2537 स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहे थे डीवी में। इसके बाद आपका आता है भरतपुर मंडल। भरतपुर मंडल की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर मंडल में 2357 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहने से कौन से कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा वो भी बताऊंगा। कोटा मंडल की अगर मैं बात करूं तो कोटा मंडल में आपके 1632 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे एक बार डीवी होने के बाद। और पाली मंडल की बात करें तो पाली मंडल में आपके 1081 कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे। इस तरह से टोटल काउंट करें तो 6 मंडल में 11,743 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अब इन एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उसके बाद वो डीवी कुछ हो सकते हैं, कुछ डीवी करवाने भी जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी डीवी करवाने नहीं गए हैं। तो उनके एब्सेंट रहने से कौन से कैंडिडेट को फ़ायदा रहता है और एब्सेंट रहने या न रहने से कौन से कैंडिडेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये कैसे पता चलता है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि जो एब्सेंट कैंडिडेट रहा है वो आपके रैंक से पहले वाला है या बाद वाला। क्योंकि अगर आपकी जो रैंक है उससे बाद वाला अगर कोई भी कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे कि आपके एग्जाम में रैंक आई है 42,000, जैसे कि आप कोई मंडल है, मैंने मंडल भी मान लिया है जोधपुर मंडल। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जोधपुर मंडल में एब्सेंट रहे हैं 2471 कैंडिडेट। अब अगर ये 2471 कैंडिडेट सभी कैंडिडेट अगर आपकी जो 42,000 रैंक है उसके बाद की रैंक वाले हैं, तब तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो एब्सेंट रहे या नहीं रहे। और अगर आपसे पहले है, यानी कि 2400 में से मान लीजिए 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक आपकी रैंक से पहले है, और अगर ये 1000 के 1000 वापस भी पहला अवसर दिया जा रहा है उसमें भी डीवी नहीं करवा रहे, दूसरा अवसर दिया जा रहा है उसमें भी नहीं किया जा रहा, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी जो रैंक आप मान लीजिए 41,000, जब आपको सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का
तो वहाँ पर आप अपनी रैंक 41,000 मान लीजिए, क्योंकि जो 1,000 कैंडिडेट है उन्होंने डीवी नहीं करवाई, तो उनको अगर दस्तावेज ही नहीं चेक कराए तो उनका आगे जांच भी नहीं की जाएगी और उन्हें ना ही आगे फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, अगर आप बाउंड्री लाइन पर थे, यानी कि जैसे कि आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपकी कैटेगरी में जितने पद है उस पदों से आपकी रैंक है वो 250 ज़्यादा थी, जैसे कि मान लीजिए, तो इससे अब आपकी रैंक आप देखोगे 42,000 से 41,000 पे ले आए, अगर 1,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं तो इससे आपकी रैंक पर भी असर आएगा कि हो सकता है इन 1,000 में से ओबीसी के भी 200 निकल जाए या फिर 100 निकल जाए, तो उससे रैंक भी आपकी जो है वो आपके जितने पद है उसके अंदर आ सकती है, तो इससे आपके भी चांस बन जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये एब्सेंट रहने से ज़्यादा फायदा जो बाउंड्री पर कैंडिडेट है उनको होता है, यानी कि जो 1 गुना की लिस्ट में बाउंड्री पर है, यानी कि 2 गुना में तो आप सभी को मालूम है डीवी में बुलाए लगभग 1,67,000, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो 1 गुना का ही होगा। तो उसमें जो कैंडिडेट बाउंड्री पर है, यानी कि जितने पद है उतने पदों से 100 रैंक या 50 रैंक किसी के ज़्यादा है, तो फिर डिपेंड करता है कि उससे पहले वाले कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। हो सकता है उनसे पहले वाले उन्हीं की कैटेगरी के अगर एब्सेंट रह जाते हैं तो उनको फिर फायदा हो जाता है, उनकी रैंक ऊपर आ जाती है और ऊपर रैंक आने से अगर जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर रैंक शामिल हो जाती है तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ जिसमें पद भी कम रखता है, जिसको आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि एक भर्ती है जिसमें आपके ओबीसी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो और आपकी रैंक है उस भर्ती में पद माना कि 200 है हॉरिजेंटल को हटाकर, और आपकी जो रैंक है वो 250 पे है, तो इसका मतलब आपको डीवी के लिए तो बुला दिया गया है क्योंकि 200 पद थे, डीवी के लिए 2 गुना को बुलाएंगे, यानी कि 400 रैंक तक वालों को बुला रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में। मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ, आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अब देखो डीवी में तो आप शामिल हो गए क्योंकि आपकी कैटेगरी में 250 भी रैंक है और डीवी में 400 को बुलाया गया, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 200 पद है तो 200 को ही शामिल किया जाएगा, लेकिन आपकी तो रैंक 250 भी है, यानी कि आप जो फाइनल सिलेक्शन है उससे 50 रैंक ज़्यादा पर हैं। तो अब अगर आप जब डीवी करवाते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि डीवी के एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आई है, तो उसमें आपको पता चलता है कि उसमें 200 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट भी एब्सेंट रहे हैं और 200 में से आपको पता चलता है कि 80 कैंडिडेट तो ऐसे एब्सेंट रहे हैं जिनकी रैंक आपसे ज़्यादा थी, यानी कि वो 250 से पहले वाली रैंक वाले थे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर वो जो अवसर दिया जा रहा है एब्सेंट कैंडिडेट को उसमें भी वो डीवी करवाने नहीं आते हैं तो फिर उन 80 में उन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जहाँ ये लिस्ट 200 कंप्लीट हुई है, उसके बाद 80 रैंक तक वाले जितने भी ओबीसी के उनको शामिल किया जाएगा, और उसमें आपको मैंने क्या कहा, आप 50 रैंक ज़्यादा पर हैं तो आपको भी शामिल कर दिया जाएगा। तो जो ये बाउंड्री पर होते हैं एब्सेंट रहने से उनको फ़ायदा होता है। अब अगर कोई कैंडिडेट है जैसे कि यही पद है यही आपके पोस्ट है लेकिन उसकी रैंक ओबीसी में 900 पे है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उससे पहले अगर 200 भी एब्सेंट रह रहे तो भी उसका नंबर नहीं आ रहा है, फिर वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में एब्सेंट रहेंगे उस कंडीशन पर, लेकिन उसमें फिर वो चांस ना के बराबर ही मिलते हैं, चांस उनके ज़्यादा अवसर खुल जाते हैं जो बाउंड्री लाइन पर होते हैं। तो फिर अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उनको फिर बेनिफिट मिल जाता है। अब इसे प्रोविजनल सूची में कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। अब देखो, अगर आप प्रोविजनल सूची में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपको कैसे पता चलता है। अगर आपने डीवी करवा दी है और उन्होंने अगर आपको लास्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर वापस बुलाया है, अगर आप नहीं गए हैं तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बुलाया है और आप गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आपके किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है और वो विभाग द्वारा आपको सूचित करने के बाद भी अगर वो डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको प्रोविजनल रखा जाएगा। जब तक आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तब तक आपको प्रोविजनल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसलिए आप देखते हैं आरएसएसबी बोर्ड की कोई भी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उसमें प्रोविजनल कैंडिडेट की भी लिस्ट अलग से जारी की जाती है। अब प्रोविजनल रहने का पीछे के बहुत कारण हो सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई एफिडेविट, छोटे से छोटे, देखो जो डीवी के समय जो डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाने कंपलसरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक नहीं दिखाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन उस कंडीशन पर आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे, जैसे कि अगर किसी के मार्कशीट में नाम में मिस्टेक है, नाम में स्पेस है, तो उनको उनके साथ एफिडेविट देना है, ऐसा कहा गया है और आप एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे काम चल जाएगा लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको
प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपने एफिडेविट नहीं दिया। या फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी क्यों ना हो, यानी कि अगर कोई जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी का बंदा है और उसका जाति प्रमाण पत्र आज से 12 साल पहले का बना हुआ है और उसने ना तो नया बनाया है लेकिन उसने एफिडेविट दे दिया है, तो एफिडेविट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एफिडेविट मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है, यानी कि जब का आपका बना हुआ है तब से 3 साल तक का वैलिड रहता है। लेकिन अगर आपके आज से 12 साल पहले का बना हुआ तो उस कंडीशन पर आपका जो पहले बना हुआ है वो भी लेके जाना होता है और नया बनाकर भी लेके जाना होता है, फिर आपको एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो एक्सपायर हो चुका है लेकिन आपके पास है पुराना जाति प्रमाण पत्र, उस कंडीशन पर आप पुराना वाला और नया बनाकर लेके जाना चाहिए, एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के नया ही है, पुराना है ही नहीं, और नया भी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, तो उस कंडीशन पर उसके साथ आपको एफिडेविट लेके जाना होता है। ये जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर किसी मार्कशीट अंक तालिका में नाम में कोई स्पेलिंग में त्रुटि है तो उसमें एफिडेविट काम आता है। लेकिन अगर कोई पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उसका सर्टिफिकेट हुआ, या स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया तो उसका सर्टिफिकेट हुआ, या किसी महिला ने परित्यक्ता या विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उसका सर्टिफिकेट हुआ, उन सभी के सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। उसके बाद का है तो ऐसा नहीं है कि उसमें एफिडेविट देंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एफिडेविट वाला मामला जो है वो सिर्फ आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई नाम को लेकर कोई त्रुटि है तब आपका एफिडेविट से काम चल जाता है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछे गए अगर वो सभी आपने दिखा दिए हैं और वहाँ पर नहीं तो वो आपको बता दे, जब आपका डीबी हुआ अगर आपको भी सामने जिस दल से आपका डीबी हुआ था उस दल ने अगर आपको बुलाया है वापस और किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी को लेकर कहा गया तो वो आप लेके जाइए। अगर नहीं लेके जाओगे तो फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर आपको नहीं बुलाया है और चेकलिस्ट पर भी आपसे साइन करवा दिए गए तो इसमें आपकी अब डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका जब रिजल्ट आएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन में नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आपको प्रोविजनल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो ये होता है प्रोविजनल कैटेगरी में, यानी कि प्रोविजनल सूची में उन्हीं कैंडिडेट को डाला जाता है जिनके दस्तावेज में कोई भी कमी पाई जाती है और उन्होंने अगर वो नहीं दिखाया, उनको 2-3 अवसर दिए जाते हैं, उस अवसर में भी नहीं दिखाते तो फिर उनको जब फाइनल रिजल्ट आता है तो प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बाकी एब्सेंट कैंडिडेट की जयपुर, अजमेर, उदयपुर इन 3 मंडल से भी लिस्ट आनी है। जयपुर में तो अभी 27 तारीख तक पहला अवसर कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आएगी। बाकी भी कुछ मंडल की 20 तारीख को भी कंप्लीट हो रही, तो उनकी भी जैसी लिस्ट आएगी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और अब तक जो जोधपुर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, कोटा, पाली मंडल की एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि 4th ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और इसके अलावा फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे।